नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। हरिद्वार में शनिवार को गिरफ्तार हुए यति नरसिंघनन पर पुलिस ने अब हरिद्वार धर्म संसद में हेट स्पीच का भी मामला दर्ज कर लिया है। कल जब रिमांड के लिए उन्हें पेश किया गया तो उसमें हेट स्पीच का मामला भी जोड़ा गया। पहले पुलिस की तरफ से बताया गया था कि उनकी गिरफ्तारी एक महिला से बदसलूकी के केस में हुई है, लेकिन अब पुलिस ने साफ किया है कि दोनों ही मामलों में उनकी गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट की तरफ से पुलिस को दोनों ही मामलों के यति नरसिंघनन की रिमांड जो है वो दी गई है, दोनों ही मामलों में। आपको बता दें कि कोर्ट ने कल यति नरसिंघनन को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। हमारी सहयोगी मरियम हमारे साथ हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। मरियम, हेट स्पीच के मामले में कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि पुलिस का रुख जो है वो उस पर नरम क्यों नजर आ रहा है। अब गिरफ्तारी इनकी किसी और मामले में बताई जा रही थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसमें भी हेट स्पीच के मामले में भी इनसे पूछताछ होगी। यस, तो ये यति नरसिंघनन जो है सैटरडे को अरेस्ट हुए थे, लेकिन उस टाइम पे हमें पहले लगा था कि इनको जो हरिद्वार में धर्म सांसद हुआ था और वहां पे जो हेट स्पीच बोले गए थे उस मामले में अरेस्ट किए गए हैं, लेकिन बाद में पुलिस ने बताया कि इनको एक अलग केस में अरेस्ट किया गया है, जो औरतों के खिलाफ आपत्तिजनक रिमार्क्स करने के लिए उस केस में उनको अरेस्ट किया गया था। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि जो रिमांड एप्लीकेशन उन्होंने दिया था कल, उसमें उन्होंने हरिद्वार में हुए धर्म सांसद का हेट स्पीच केस वो भी जोड़ दिया है। तो उनको जो कल 14 डेज जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था, उसमें ये हरिद्वार धर्म सांसद हेट स्पीच केस का भी मामला है, तो उस केस में भी उनको रिमांड किया गया है। अब मरियम, करीब 1 महीना होने को आ रहा है इस मामले को, जब ये धर्म संसद में बयानबाजी इस तरीके की गई थी जिसको लेकर कई तरीके के सवाल उठे थे। अब किसी और मामले में गिरफ्तारी हुई पहले, उसके बाद अब इसमें पूछताछ इनसे की जाएगी। ऐसे में सवाल ये कि बाकी जो आरोपी हैं उन तक पुलिस कब पहुंचेगी? हाँ ताबिश, जो हरिद्वार में धर्म सांसद हुआ था उसमें कई तरह की बातें की गई थी, यहां तक सारे मुसलमानों को मारने तक की बात की गई थी। लेकिन उसके बावजूद 1 महीने के बाद भी अभी तक अब यति नरसिंघनन को भी जोड़ के सिर्फ 2 ही लोग अरेस्ट हुए हैं। एफआईआर में सिर्फ कुल मिला के सिर्फ 5 लोगों का नाम लिया गया है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कही थी वहां पे मुसलमानों को मारने की बात। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उनकी हिंदू राष्ट्र का मांग नहीं माने जाती तो 1857 के रिवोल्ट से भी कहीं भयंकर एक वॉर छेड़ी जाएगी इंडिया में, ये सब भी कहा गया था। लेकिन फिर भी इसमें कोई एक्शन बहुत दिनों तक नहीं दिख रहा था। इनफैक्ट जो एक सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी कहते हैं, वो तरह तरह की वीडियो जो वायरल हुए थे उसके बाद उसमें साफ साफ दिखाई दे रही थी। यति नरसिंघनन जो है पुलिस थाने में पुलिसों के साथ हंसते हुए दिख रहे थे और कह रहे थे कि ये निष्पक्ष क्यों होंगे, ये तो हमारे तरफ होंगे। उसके बाद जब जितेंद्र नारायण त्यागी जो पहले इंसान थे इस केस में अरेस्ट हुए थे, तब भी जब उनको अरेस्ट किया जा रहा था, यति नरसिंघनन वाज कॉट ऑन कैमरा पुलिस को धमकी देते हुए ये कह के कि आप सब मरोगे। इसके बावजूद ओपन कॉल्स ऑफ थ्रेट, कॉल्स फॉर जेनोसाइड, इन सब के बावजूद उत्तराखंड पुलिस ने 1 महीने के बाद भी अभी तक सिर्फ 2 ही लोगों को अरेस्ट किया है। जी शुक्रिया मरियम आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए, एक तो आरोप इन पर यह था कि इन्होंने बहुत भड़काऊ बातें कही थी, बयानबाजी की थी। उसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी मामले में लगातार ऐसे इनके बयान आए जो कि आपत्तिजनक श्रेणी में रखे जा सकते हैं। और अब पुलिस ने जो है गिरफ्तारी इनकी की महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर, और अब पूछताछ इनसे होनी है हेट स्पीच के मामले में भी। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें पुलिस के साथ शिकायत करने के लिए जब ये और बाकी आरोपी पहुंचे थे तब नजर आई थी, तो उससे भी कई तरीके के सवाल हुए थे कि क्या जो कार्रवाई की जा रही है वो काफी है, कहीं पुलिस का रुख इनकी तरफ नरम तो नहीं है। इस तरीके के आरोप लगने के बाद 1 महीने के बाद, करीब 1 महीने के बाद जो है अब यहां पर कार्रवाई होती नजर आ रही है। और देखिए, पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला जो है वो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को फिर से रिकॉर्डेड कॉल आए हैं, जिस पर कथित तौर पर खालिस्तान समर्थक संगठन एसजेएफ की तरफ से ये कॉल किए गए हैं, जिसमें धमकी जो है वो दी गई है। कॉल में कहा गया कि 26 जनवरी को पीएम को ब्लॉक कर देंगे। कॉल में यह भी चेतावनी दी गई कि जस्टिस इंदु मल्होत्रा को जांच नहीं करने देंगे। जस्टिस इंदु मल्होत्रा जांच कमेटी के अध्यक्ष हैं और इससे पहले भी इस तरीके के धमकी भरे कॉल जो है वकीलों को वो आ चुके हैं। वकीलों की शिकायत पर पुलिस जो है एफआईआर दर्ज कर चुकी है।
पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को फिर से रिकॉर्डेड धमकी भरे कॉल जो वो है आए हैं। सिख फॉर जस्टिस की तरफ से ये फोन कॉल बताए जा रहे हैं। हमारे साथ आशीष भार्गव है, हमारे सहयोगी। आशीष, बताइए इस मामले के बारे में और अब तक क्या कार्रवाई इसको लेकर की जा रही है? जी देखिए, पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है क्योंकि वकीलों ने शिकायत की थी, लेकिन मामला गंभीर है क्योंकि पीएम की सुरक्षा का जो ये चूक थी ये 5 जनवरी को हुई थी पंजाब में, और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी एक संगठन के द्वारा और कहा गया था कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों को के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जो सुप्रीम कोर्ट की ही रिटायर्ड जज हैं, उनकी अध्यक्षता में 5 लोगों की कमेटी बनाई है। लेकिन खास बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये सुनवाई कर रहा था तो इसी तरह के रिकॉर्डेड मैसेज वकीलों को, खासतौर पर एओआर, एडवोकेट और रिकॉर्ड, जो सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, उनको आए थे और कहा गया था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को नहीं पढ़ना चाहिए। ये भी कहा गया था कि सिख फॉर जस्टिस ने ही जो प्रधानमंत्री के रास्ते रुकवाए थे पंजाब में, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। और अब एक बार फिर, जब क्योंकि ये सारा मामला हो चुका है, फिर एक बार रिकॉर्डेड मैसेज बहुत सारे वकीलों को आए हैं जिनमें कहा गया है कि 26 जनवरी को पीएम का रास्ता बंद कर दिया जाएगा, जस्टिस इंदु मल्होत्रा को इस मामले की जांच नहीं करनी दी जाएगी, और वकीलों को भी कहा गया है कि सूची बनाई जा रही है और उनको जवाबदेह और जिम्मेदार ठहराया जाएगा और शांतिपूर्वक ढंग से, जोरदार ढंग से और लोकतांत्रिक ढंग से जवाब दिया जाएगा। तो इस तरह के मैसेज लगातार आ रहे हैं। जाहिर है काफी चिंता की बात है और जो पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, खासतौर पर जो वकील हैं, वो इस मामले को लेकर चिंतित हैं। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने एक चिट्ठी भी लिखी थी जस्टिस इंदु मल्होत्रा को और कहा था कि जब पीएम की सुरक्षा की चूक के मामले की जांच हो तो वकीलों को जिस तरह की धमकियां आई हैं और कॉल रिकॉर्डेड आई हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। जी शुक्रिया आशीष आपका सब जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, चुनावी मौसम में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की पुलिस ने 28 किलो विस्फोटक के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी विस्फोटक और बम बांधने का सामान लेकर कार से जा रहे थे। चिल्ला थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान ये पुलिस के हत्थे चढ़े। आरोपी हामिद, जाकिर और शाहिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। जनपद बांदा क्षेत्र के अंतर्गत चौकी पपरेदा पर रात्रि में थाना तक चिल्ला पुलिस रात्रि में चेकिंग अभियान चलाई थी, जिसमें 3 अभियुक्त 28 किलो विस्फोटक पदार्थ तथा 195 फ्यूज तथा आधा किलो सुतली के साथ पकड़े गए हैं, जिनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। गुरुग्राम में बीएसएफ के एक डिप्टी कमांडेंट के ठिकानों से अकूत दौलत निकल रही है। उसके घर से अब तक 1 करोड़ के गहने और करीब 14 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुका है। आरोप है कि मानेसर में एनएसजी में पोस्टिंग के दौरान खुद को आईपीएस अफसर बताकर टेंडर दिलवाने के नाम पर लोगों से डिप्टी कमांडेंट ने 125 करोड़ रुपए ठग लिए। ये बेशुमार दौलत बीएसएफ में तैनात एक डिप्टी कमांडेंट की है। छापों में इतना पैसा मिला कि गिनने में घंटों लग गई। गिनती के बाद पता चला कि ये करीब 14 करोड़ रुपए हैं। इसी के साथ 1 करोड़ रुपए के गहने भी बरामद किए गए। डिप्टी कमांडेंट के घर से मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी 7 महंगी गाड़ियां भी बरामद की गईं। नारायण दास ईसरानी जी ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि एक प्रवीण यादव नाम का व्यक्ति जो मानेसर की एनएसजी कम्प्लेक्स में अपने आप को आईपीएस ऑफिसर बताता था और वहाँ पे हमारे को काफ़ी लंबे चौड़े टेंडर देने के लालच में और उन्होंने हमें झूठे उसके अलॉटमेंट लेटर दे के और हमारे से 65 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ले लिए। गुरुग्राम पुलिस ने डिप्टी कमांडेंट प्रवीण यादव, उसकी पत्नी ममता यादव, बहन रितु और एक साथी दिनेश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक प्रवीण यादव ने कई लोगों से 125 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की है। ये ठगी उसने तब की जब वो मानेसर में एनएसजी में डेपुटेशन पर तैनात था। उसने खुद को आईपीएस अफसर बताकर एनएसजी में कंस्ट्रक्शन से जुड़े ठेके दिलवाने के नाम पर लोगों से
करोड़ों रुपए लिए। ठगी का पूरा पैसा उसने एनएसजी के नाम से बने एक फर्जी अकाउंट में ट्रांसफर करवाया। ये अकाउंट प्रवीण की बहन रितु यादव ने खुलवाया, जो एक्सिस बैंक में मैनेजर है। पुलिस के मुताबिक प्रवीण यादव ने शेयर मार्केट में 60 लाख का घाटा खाया। उस घाटे को पूरा करने के लिए उसने ठगी का ये खेल खेला। प्रवीण यादव, उसको हमने गिरफ्तार किया है। उसकी बहन जो ऋतुराज, जो एक्सिस बैंक में मैनेजर थी, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। और उसकी मिसेज जो ममता यादव है, उसको भी गिरफ्तार किया है। और इसमें एक दिनेश नाम का व्यक्ति, जिसने उसकी इंट्रोडक्शन करवाई थी और उसने ये साजिश रच के उसके साथ मिलके ये काम करने में उसकी मदद की थी, उसको भी गिरफ्तार किया है। और टोटल मिला के 125 करोड़ के करीब का ये एलिगेशन है कि इसने गबन किया था। पुलिस के मुताबिक प्रवीण की पोस्टिंग इन दिनों अगरतला में थी, लेकिन उसने इतना पैसा कमा लिया कि कुछ दिन पहले उसने इस्तीफे का पत्र लिखा, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है। अभी वो इन्वेस्टिगेशन ना भैया। प्रवीण यादव ने ठगी से इतना पैसा कमा लिया कि उसे सरकारी नौकरी छोटी लगने लगी। यही वजह है कि नौकरी छोड़ने के लिए उसने इस्तीफे का पत्र लिखा, लेकिन इसके पहले कि उसका इस्तीफा स्वीकार होता, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उसका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। अब ना तो उसके पास नौकरी बची है और जेल अलग से हुई। गुरुग्राम से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के नालंदा में जहरीली शराब पीने की वजह से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मृतकों के परिजनों का आरोप है कि पुलिस की ही मदद से इलाके में शराब का अवैध कारोबार चल रहा है। उधर अयोध्या में रविवार को 31 लाख की लूट के मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी शैलेश पांडे ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 18 दिसंबर की रात एक व्यक्ति के घर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो फिलहाल क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहिए।